हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वाले वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान की श्रृंखला आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए, पहला है विटीकल्चर। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? ये होता है अंगूर। जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी किससे संबंधित है? वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव के अध्ययन से। ये क्वेश्चन सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, इसमें से 100% क्वेश्चन आया हुआ होगा। अगला है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? यह होता है केचुआ। केचुआ का नाम ही वर्म होता है, अर्थवर्म, तो इसी से है वर्मी कल्चर। पैडोलॉजी। पैडोलॉजी किस विज्ञान की जो है शाखा है? यह है मृदा विज्ञान की शाखा है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एंथोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटमोलॉजी। एंथोलॉजी फूल और एंटमोलॉजी कीट हो जाएगा आपका। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। जीवाश्म वनस्पति यानी पैलियोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म यानी फोसिल प्लांट का अध्ययन किया जाता है। इसको क्वेश्चन इस तरह भी पूछते हैं कि किस शाखा के अंतर्गत जो है जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है? इसका नाम है पैलियोबॉटनी। ये इंग्लिश के शब्द आपको जो है ज़्यादा ध्यान देने हैं। पैलियोबॉटनी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथनोलॉजी। विभिन्न संस्कृतियां का मतलब है जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, माया सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं हैं। इनका अगर जो कुछ अध्ययन किया जाए तुलनात्मक रूप से कि कहाँ क्या पाया जाता है, तो इसको कहेंगे हम एथनोलॉजी। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका किया जाता है ओलरी कल्चर। देखिए, सब्जियां ऑयल में बनती हैं तो हो गया ओलरी कल्चर। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सर्पेंटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? हाइड्रो मतलब पानी, पोनिक्स मतलब पैदा करना। तो मृदा रहित यानी पानी में पादप संवर्धन से संबंधित है। अब देखिए, अगर जो यहाँ पर लिख दिया जाए कि पानी में पादप संवर्धन, अब मृदा रहित लिख दिया गया है, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझने की बात है। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। याद रखना है, जीवित भी हैं और मृत भी हैं। अगला हम लोग देखेंगे। अब जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं और उनसे संबंधित जो उसके जनक माने जाते हैं उनके नाम दिए गए हैं। देखिए, जूलॉजी जो शाखा है, इसके जनक माने जाते हैं अरस्तु, और बॉटनी के जन्मदाता माने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। माइक माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसके जो है जन्मदाता जो माने जाते हैं, इनका नाम है लुई पाश्चर। बैक्टीरियोलॉजी। देखिए, माइक्रोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी दोनों अलग अलग है। तो बैक्टीरियोलॉजी के जो जनक हैं वो माने जाते हैं रॉबर्ट कोच। इम्यूनोलॉजी यानी प्रतिरक्षा विज्ञान, इसके जनक माने जाते हैं एडवर्ड जेनर। वर्गीकरण अथवा वर्गीकी यानी टेक्सोनॉमी, ये शब्द आप लोग याद रखिए। टेक्सोनॉमी का अर्थ क्या होता है? तो होता है वर्गीकरण अथवा वर्गीकी का जो विज्ञान है, इसके जो जन्मदाता हैं ये हैं कैरोलस लीनियस। इन्होंने जीवधारियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति दी थी। जीवधारियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, इसे किसने खोजा था? विलियम हार्वे। ये हार्वे है, विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान, इसे कहते हैं साइटोलॉजी। याद रखना है कि किस शाखा के अंतर्गत जो है कोशिका यानी सेल का अध्ययन किया जाता है? साइटोलॉजी। इसके जो जनक हैं वो माने जाते हैं रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, इसका इसका जो है जनक कौन है? ह्यूगो डी ब्रीज। माइकोलॉजी,
ये शब्द याद रखना है सारे आपको कि माइकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मत लिख देना है, इसमें लिखना है फंगी, FUNGI। थोड़ा कन्फ्यूजन वाला शब्द है, इसीलिए खूब ये वाला शब्द खूब पूछते हैं। तो इसके जन्मदाता कौन है, हेनरिच एंटन डी बेरी, हेनरिच एंटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी प्लांट फिजियोलॉजी, इसके जन्मदाता कौन है, स्टीफन हेल्स, स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान यानी मॉडर्न बॉटनी, इसके जो है जन्मदाता कौन है, कैरोलस लीनियस। और जीवधारियों के द्विनाम पद्धति जो दी थी वो कौन है, वो भी है कैरोलस लीनियस। जो द्विनाम पद्धति है उसको कहते हैं हम लोग टेक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण का विज्ञान। रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप, इसकी खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर। यहाँ पर थोड़ा जो है कन्फ्यूजन वाला हो सकता है, क्योंकि रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी जो है जो नसें होती हैं, तो इन सारे जो है परिसंचरण तंत्र की खोज जो की थी वो हार्वे ने की थी, कि जो है इसमें जो है आता है धमनी में आता है ब्लड, फिर शिरा में जाता है, हृदय में जाता है, ये सारा जो है हार्वे ने किया था। और ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, सी होता है, ये सारी खोज जो है कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, इसको ध्यान रखना है, दोनों को साथ में वैसे लिखना चाहिए था। अंतःस्रावी विज्ञान यानी इंडोक्राइनोलॉजी, इसके जन्मदाता कौन है, एंथमस एल्वास एडिसन। ये वाला इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आनुवांशिकी ये इम्पोर्टेंट है। आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के जो है जन्मदाता कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर अपना खोज किया था, मटर पर, जिसको कहते हैं इंग्लिश में गार्डन पी। आधुनिक आनुवांशिकी यानी मॉडर्न जेनेटिक्स की खोज किसने की थी, ये भी ये वही वाले हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान, इसकी स्थापना भारत में किसने की थी, ये थे बीरबल साहनी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये इसके कौन थे जन्मदाता, पॉल बर्ग। शैवाल विज्ञान, अब देखिए शैवाल विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। अब यहाँ से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, फाइकोलॉजी का मतलब फंगी है, लेकिन ऐसा नहीं है, फाइकोलॉजी का मतलब है शैवाल यानी एल्गी। तो इसके जन्मदाता कौन है, विलियम हेनरी हार्वे, विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान यानी इंडियन फाइकोलॉजी के जो जनक हैं वो हैं MOP अयंगर। भारतीय परिस्थितिकी यानी इंडियन इकोलॉजी, इसके जन्मदाता कौन है, रामदेव मिश्र। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। औषधि विज्ञान यानी फार्मास्यूटिकल इन साइंस, इसके जन्मदाता कौन है, हिप्पोक्रेट्स। सूक्ष्मदर्शिका यानी माइक्रोस्कोपी, इसके जन्मदाता कौन है, एंटीन वान ल्यूवेनहॉक, एंटीन वान ल्यूवेनहॉक। जीन चिकित्सा यानी जीन थेरेपी, इसके जन्मदाता कौन है, एंडरसन। अगला देख लेते हैं हम लोग। देखिए वनस्पति विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, उसमें दिया गया है कि किस शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है। घास विज्ञान, इसमें इसका नाम क्या है, एग्रोस्टोलॉजी। नाम याद रखने हैं सारे इंग्लिश के। एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन करते हैं। दूसरा है एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं, एल्गी मतलब शैवाल। फिर है एंटमोलॉजी, एनाटोलॉजी है, एंटमोलॉजी नहीं एनाटोलॉजी है। एनाटो एनाटो एनाटॉमी, माफ़ करिए, ये शब्द है एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है, आंतरिक संरचना का अध्ययन, आंतरिक संरचना का अध्ययन। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पुष्पों का अध्ययन। फिर है जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया यानी जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। फिर है ब्रोयोलॉजी, ब्रोयोलॉजी में ब्रायोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है, जिनमें जाइलम फ्लोएम जो है कम विकसित होते हैं या फिर नहीं होते हैं, वो ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। अगला है
केसिडोलॉजी, केसिडोलॉजी के अंतर्गत जो है पादपों में रोगजन्य गांठों और पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत कैसिडोलॉजी। फिर है डेंड्रो क्रोनोलॉजी। डेंड्रो का मतलब होता है छाल, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है समय कैसे हैं, यानी जो क्या हो गया, वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है डेंड्रो क्रोनोलॉजी के अंतर्गत। फिर है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। अगर जो क्रोनोलॉजी लगा देंगे तो हो जाएगा उनकी आयु का अध्ययन। फिर है इकोलॉजी। इकोलॉजी तो सबको पता होगा कि पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। फिर है इकोनॉमिक बॉटनी। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है। फिर है एथनोबॉटनी। एथनोबॉटनी के अंतर्गत आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, एथनोबॉटनी के अंतर्गत। फिर है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री के अंतर्गत जो है वनों का अध्ययन किया जाता है। फिर है एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत, एक्सो का मतलब बाहर, का मतलब है कि अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। फिर है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत कृत्रिम जीन्स यानी आर्टिफिशियल जीन्स के निर्माण और स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। फिर अगला है लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी के अंतर्गत लाइकेन्स का अध्ययन किया जाता है। ये सारे सरल हैं। मेन आपका जो है वही है कि फंगी और जो है साइकोलॉजी वाला, साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान, और एक था फंगी, एल्गी और साइटोलॉजी। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। फिर है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए जंतु विज्ञान की ये सारी जो है वनस्पति विज्ञान थी, अब यहाँ पर से जंतु विज्ञान जो है शुरू हो जाता है एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन। विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। देखिए यहीं पर ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई थी, जो वर्ड नहीं निकल रहा था, एनाटॉमी। इसमें भी मैं सोच रहा था कि जो है तो बाहर के अंगों का अध्ययन किया जाता है, तो वही वाला है आंतरिक संरचना का अध्ययन, और ये भी है विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों का अध्ययन। तो ये जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान दोनों में लगभग समान इसका अर्थ है। फिर है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। फिर है इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंतर्गत जैविक और अजैविक, ये शब्द आपको याद रखने हैं, जैविक और अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, इकोलॉजी। अगला है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन किया जाता है। फिर है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, तो इसमें जो है एम्ब्रियो का अध्ययन किया जाता है, यानी भ्रूण संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। फिर है एंजाइमोलॉजी। इसमें एंजाइम का जो है अध्ययन किया जाता है। एंजाइम जो है जैव उत्प्रेरक होते हैं, ये तो आप जानते हैं, तो वही उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। फिर है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। ये वाला इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, ये बहुत बार पूछा गया है। जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंतर्गत जीवों के आनुवांशिक लक्षणों एवं इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। अगला हम देखेंगे कुछ प्रमुख अन्य शाखाएं। माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। और माइकोप्लाज्मोलॉजी। माइकोप्लाज्मोलॉजी के अंतर्गत माइकोप्लाज्मा का अध्ययन किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद में है नीमेटोलॉजी। नीमेटोलॉजी के अंतर्गत नीमेटोड्स का अध्ययन किया जाता है। नीमेटोड्स जो होते हैं छोटे छोटे पादप होते हैं, मतलब सूक्ष्म पादप टाइप के। फिर है पेलियोबॉटनी। पेलियोबॉटनी, पेलियो अब इससे पहले भी डिस्कस हुआ था कि पेलियो का मतलब जीवाश्म होता है, तो यानी पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। लास्ट में बॉटनी लगा दिए, बॉटनी का मतलब है कि जो है पादप, और पेलियो मतलब जीवाश्म। फिर है
फिर है पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी के अंतर्गत परागकणों का अध्ययन किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेलिनोलॉजी यानी परागकण। फिर है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंतर्गत पादप रोगों का उपचार और अध्ययन किया जाता है। पैथ लैब वगैरह जिससे बहुत जगह होती है ना, तो पैथ का मतलब होता है रोग, तो पादप रोग, और लॉजी लगा दिए हैं तो ये बायोलॉजी से उसे रिलेटेड हो गया, बॉटनी से। फिर है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत पोषक तथा परजीवी के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पोषक तथा परजीवी के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इसमें पैरासिटोलॉजी। फिर है फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी के अंतर्गत औषधीय, फार्मा मतलब क्या होता है, औषधियाँ, तो फार्मेकोलॉजी के अंतर्गत क्या हो गया, औषधीय पादपों का अध्ययन। फिर है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है टेरिडोलॉजी, सॉरी, हाँ सही बात है, टेरिडोलॉजी, इसकी स्पेलिंग पी से शुरू होती है। तो टेरिडोलॉजी में टेरिडोफाइट्स का जो है अध्ययन किया जाता है। फिर है फाइटोजियोग्राफी। जो इम्पोर्टेंट होंगे मैं उसको इम्पोर्टेंट बता दूंगा, बाकी ये सारे देख लीजिए एक बार, बाकी बहुत ज़्यादा ये सब आते नहीं हैं। फिर है फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत पौधों के वितरण व उनके कारणों का अध्ययन किया जाता है। अगला है स्पेस बायोलॉजी। स्पेस बायोलॉजी में तो बेकार है पढ़ाना, कि स्पेस का मतलब ही अंतरिक्ष है। फिर है स्पर्मेलॉजी। स्पर्मेलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। फिर है हीलियोथेरेपी, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। हीलियो का मतलब होता है सूर्य, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया हीलियोथेरेपी के अंतर्गत आती है। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा वाली बागवानी, यानी हाइड्रो मतलब जल, इसके अंतर्गत जो है बिना मृदा वाली बागवानी की जाती है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला देख लीजिए, हीमेटोलॉजी। हीमेटो का मतलब होता है रुधिर, तो रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन हीमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। रुधिर में कौन सा जो है तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन परिवहन के लिए, हीमोग्लोबिन। फिर है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। फिर है मैमेलॉजी। मैमेलॉजी के अंतर्गत मैमल्स यानी स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। फिर है न्यूरोलॉजी, ये भी तंत्रिका तंत्र हो गया। फिर है ओडोंटोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। ओडोंटोलॉजी हो गया दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन। फिर है ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारकों का अध्ययन। रेडियोलॉजी तो ठीक है, जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कैरोलस लिनियस जो है इसके जो है जन्मदाता थे, तो जीवधारियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, टेक्सोनॉमी, ये भी जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए इस वाले में हम लोग देखेंगे जीव की उत्पत्ति से संबंधित जो है प्रश्न। अब जीव की उत्पत्ति जो है ये इवोल्यूशन लिखा है, लेकिन यहाँ पर आगे बायो कर दीजिए। बायो इवोल्यूशन यानी जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, लैमार्क ने जो है परिभाषित किया था, केवल इतना नाम याद रखिए, लैमार्क। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, कुछ लोग जो है डार्विन लगा देते हैं। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है, क्रोमैग्नॉन मानव। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्भव लगभग दो अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। समय थोड़ा देख लीजिए, 2 अरब वर्ष पूर्व। फिर है विकासवाद का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था, ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने दिया था। फिर है उद्विकास का मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण है प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यही थ्योरी दी थी ना चार्ल्स डार्विन ने, तो वही वाला है, प्रकृति उसी को चयनित करती है जो सबसे मजबूत होता है। फिर है उद्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इसका प्रतिपादन किसने किया था,
ह्यूगो डी व्रीच ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है और यह जो है सरीसृप और पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। ये इंपॉर्टेंट है। मैमथ किस जीव के पूर्वज हैं? ये हाथी के पूर्वज हैं। फिर है पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? मानी जाती है नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। अगला है शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? इसके कहते हैं हाइबरनेशन। किस जीव में स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? ये होती है स्टारफिश। स्टारफिश याद रखिए, तारा मीन जो है बेकार शब्द है। अगला है जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं? ये होते हैं 70S टाइप के। 70S जो है राइबोसोम होते हैं इसमें जीवाणुओं में, बैक्टीरिया में। अगला है डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कौन से युग में हुआ था? मेसोजोइक युग में। अगला है नील हरी शैवाल बैक्टीरिया यानी जीवाणु और कवक में जो है लवक यानी प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं, बल्कि लोमिनी के आकार की संरचनाएं लोमिली के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं क्रोमेटोफोर्स। इन्हें कहते हैं क्रोमेटोफोर्स। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो जाइलम वाहिकाओं का जो अभाव होता है वह होता है अनावृत बीजीय और टेरिडोफाइट्स में होता है। अनावृत बीजीय और टेरिडोफाइट्स में जाइलम जो है वेसल्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यह है देखिए 5 जगत वर्गीकरण यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? व्हिटेकर ने। इसके अंतर्गत कौन कौन से थे? एक था आपका जो है जीव, एक पौधा यानी जो है ये एनिमल, तो इंग्लिश में एनिमल लिख लीजिए, यानी फिर था पौधा यानी प्लांट, उसके बाद में था फंगी यानी कवक, और एक था आपका मोरेन और एक अंतिम था प्लास्टिड। फिर है जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? जंपिंग जीन की खोज क्लिंगटॉक ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जंपिंग जीन। कौन से क्षार डीएनए और आरएनए में दोनों में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। फिर है ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? वह है आपका चमगादड़, या जो है स्तनधारी या मैमल्स में आता है। चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है, क्योंकि इसे स्तनपायी वर्ग में शामिल किया जाता है। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं वो कौन कौन से हैं? वह है, एक तो है आपका मच्छर, एक है चमगादड़, एक उल्लू। चमगादड़ उल्लू जानते होंगे, मच्छर थोड़ा देख लीजिए, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि अब तो मच्छर दिन में भी खूब काटते हैं। कुछ साधारण नाम और उनके वैज्ञानिक नाम जो है इसमें दिए गए हैं। देखिए मानव का नाम तो सभी लोग जानते हैं, होमोसेपियंस। तेंदुआ, बाघ, शेर, मटर, इनके नाम इंपॉर्टेंट है। मेढक इंपॉर्टेंट है। धान, गेहूँ और आम, गाय, इतने नाम इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं हम लोग। मानव का होमोसेपियंस, तेंदुआ का होता है पैंथरा पाइडर, और बाघ का होता है पैंथरा टिग्रिस। यहाँ जो है लोग जो है उल्टा कर देते हैं, तेंदुआ का कर देंगे पैंथरा टिग्रिस, जबकि होता है बाघ। जो बाघ होता है ये होता है टाइगर। यही हमारा तो नेशनल एनिमल है ना, तो इसका नाम है पैंथरा टिग्रिस। फिर है शेर का है पैंथरा लियो। मटर का है पाइसम सटाइवम, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है बिल्ली का है फेलिस कैटस। मेढक का है राना टिग्रीना। धान का है ओराइजा सटाइवा, इंपॉर्टेंट है ये वाला, धान का ओराइजा सटाइवा। सरसों का है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। फिर है चना का है सिसिर
एरिएटिनम, शिशिर एरिएटिनम। गेहूं का है ट्रिटिकम स्टीवम, ट्रिटिकम स्टीवम। गाय का है बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। आम का है मैग्नीफेरा इंडिका। यही जो है कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दी थी। इसमें जैसे कि ये दो नाम होते हैं, कोई भी आप वैज्ञानिक नाम किसी भी जो है जीव का देखेंगे वो दो इस तरह से जो है डिवाइड होगा। एक शायद इनके जो है वंश को दर्शाता है, एक कुल को दर्शाता है। तो इसी को जो है कैरोलस लिनियस ने ये जो है प्रणाली दी थी। अगला है देखिए फैक्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? जो प्रकाशिक क्रिया होती है वो क्लोरोफिल के ग्रेना में संपन्न होती है और अप्रकाशिक क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। तो ये वाला एक जो है क्वेश्चन था आपका। अगला है मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके कारण होता है? हीमो हीमोसाइनिन के कारण होता है। हीमोसाइनिन के कारण जो है मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले तथा हरे रंग का द्रव होता है। तो ये इतने क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का कवर करेंगे और जितने एनसीईआरटी के कक्षा 6 से लेके 8 तक के जितना फैक्ट है जो कि पेपर में आता है वो सारा इन वीडियोज़ में कवर किया जाएगा। अगर जो आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।